देखिए इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में जो पॉल्यूशन चैप्टर है वो स्टार्ट हो चुका था। तो ये पॉल्यूशन चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। पार्ट वन हो चुका है, अगर आप नहीं देखे तो वो पहले देख लीजिए, बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था। अब जो हम स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2022 और 2013 में पूछा गया दो बार। ये एसिड रेन पे है। तो पहले एसिड रेन क्या होता है वो समझते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए एसिड रेन जो है, जब वर्षा में देखते हैं जब रेन होता है तो कभी कभी क्या होता है, एसिड वहां से निकलता है। एसिड देखिए केवल वेट ही नहीं होगा, ड्राई भी हो सकता है। तो ये याद रखिएगा कि एसिड जो है अगर एटमॉस्फेयर से रिलीज हो रहा है तो केवल वेट नहीं होगा, ड्राई भी हो सकता है। ड्राई इन द फॉर्म ऑफ डस्ट या एस। वेट में फॉग होगा, स्नो होगा या रेनफॉल होगा। अब सल्फर एसिड रेन में कन्वर्ट कैसे होता है, जब सल्फर H2O से रिएक्ट होता है तो H2SO3 या H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली H2SO3 और H2SO4 जो है यही एसिड है। यही क्या है, एसिड है। जब हाइड्रोजन के साथ सल्फर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब ऊपर में वेपर वेपर में प्रेजेंस हो जाता है तो ये एसिड इसमें मिक्स हो जाता है वाटर वेपर में। तो जब रेनफॉल होता है तो उसके साथ ये क्या होता है, एसिड भी पृथ्वी पे आ जाता है। अब जो सल्फर का सोर्स है ये दो है, एक नेचुरली और एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक यानी कि मैन मेड। मैन मेड। अब देखिए नेचुरली वोल्केनिक इरप्शन से हो सकता है, समुद्र से, ओशियन से। जब देखिए ओशियन से होगा तो इसमें फाइटोप्लैंक्टन से रिलीज होता है डाइमिथाइल सल्फाइड, डीएमएस करके। ये किसके द्वारा रिलीज होता है, फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा। अब देखिए सॉइल भी है, ये मेजर कंट्रीब्यूशन करता है सल्फर का। जैसे डिकम्पोजर माइनिंग भी होता है तो उसमें भी सल्फर निकलता है। ऑर्गेनिक मैटर से निकलता है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। फॉसिल फ्यूल जब निकालते हैं उस टाइम भी सल्फर निकलता है। तो ये हो गया नेचुरली। एंथ्रोपोजेनिक में ये जैसे हम कोल बर्निंग करते हैं, पेट्रोलियम व्हीकल द्वारा जो पेट्रोल जलाते हैं, डीजल ईंधन जलाते हैं, इंडस्ट्रीज मान लीजिए, इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल, इस सब से क्या होता है, सल्फर का निकलना स्टार्ट हो जाता है। स्मेलिंग से भी क्या होता है, सल्फर शॉक्स निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए डाइमिथाइल सल्फाइड जो है डीएमएस, ये फाइटोप्लैंक्टन के द्वारा रिलीज होता है ओशियन में। ये ओशियन में सल्फाइड सल्फर का बहुत ही मेजर सोर्स है। देखिए लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर इमिशन, हेल्प्स इन क्लाउड फॉर्मेशन। सल्फर जो है ये एसिड एसिड वाला जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है वो हेल्प करता है इसमें। एक्ट्स एज एरोसोल, एरोसोल यानी कि जो डस्ट के फॉर्म में भी सल्फर से क्या होता है, निकल सकता है। कंसिडर। अब ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट भी करता है एसिड रेन, क्लाउड का फॉर्मेशन करता है, एल्बिडो इफेक्ट भी जनरेट करता है। ये याद रखिएगा इतना। एल्बिडो क्या होता है ये हम पहले भी बता चुके हैं। एल्बिडो वो चीज होता है जैसे लाइट आया तो यानी कि ये एल्बिडो का इफेक्ट जनरेट कर रहा है, तो यहाँ से लाइट आएगा और पूरा का पूरा लाइट निकल जाएगा जस्ट बिना किसी टाइम लगाए हुए। तो इसको बोला जाता है एल्बिडो। तो सल्फर में एल्बिडो का भी क्वालिटी गुण है। अब आइए देखिए एसिड रेन में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी एसिड रेन का मेजर सोर्स है। नाइट्रोजन भी H2O से जब रिएक्ट होता है तो H2N2O या H2NO2 में रिएक्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, बेसिकली एसिड है। एसिड है। अब इसका भी दो सोर्स है, एक नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल यही हो गया वैल्केनिक, सॉइल, डेड मैटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओशियन। उसके बाद एंथ्रोपोजेनिक में जाइएगा तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे कि कोल बर्निंग हो गया, पेट्रोलियम बर्निंग हो गया, कोल कंबशन हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, फैक्ट्रीज हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया। तो ये सब सोर्स हो गया कि नाइट्रोजन कहाँ से रिलीज होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन दो बार पूछा जा चुका है, 2022 में और 2013 में। कंसीडर द फ्लोइंग। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। अभी हम क्या पढ़े, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो इससे तो हमको अभी तो जस्ट पता चल जाएगा, लेकिन एक चीज आप याद रखिएगा, ये जो ओजोन है, ओजोन गैस है, ये O3 है। जब O3 है तो ये देखिए नाइट्रोजन से रिएक्ट होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। ये ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन ये पॉल्यूटेंट का भी काम कर सकता है, पॉल्यूटेंट का भी काम कर सकता है। लेकिन ये एसिड रेन का फॉर्मेशन नहीं करता है, एसिड रेन का फॉर्मेशन नहीं करता ओजोन। तो जब ओजोन का आप कट कीजिएगा तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा और यहाँ पे बच रहा है केवल सल्फर। तो सल्फर नहीं नाइट्रोजन भी है, तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे याद रखिएगा। अब देखिए क्लाइमेट चेंज में ओजोन हम इससे पहले वाला लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़े थे, इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि ओजोन क्या है।
जैसे ये हमारा हो गया स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, और ये हो गया ट्रोपोस्फीयर। यहाँ पे क्या होगा, सनलाइट आएगा, यूवी रेज आएगा सनलाइट के फॉर्म में, तो यूवी रेज को ये यही, सॉरी, यूवी रेज को ये क्या करेगा, यहीं पे बंद कर देगा जाना, इससे आगे यूवी रेज को नहीं जाने देगा, ट्रोपोस्फीयर तक नहीं पहुंचने देगा। अगर यूवी रेज हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाए तो ये स्किन कैंसर फैलाएगा, स्किन कैंसर फैलाएगा, बहुत ज्यादा ह्यूमन को हार्म पहुंचाएगा। तो अगर ये ओजोन, ओजोन का जो लेयर है अगर ये ट्रोपोस्फीयर में है तो ये गुड ओजोन है, गुड ओजोन। अगर ये, सॉरी, अगर स्ट्रेटोस्फीयर में है तो ये गुड ओजोन है। अगर ये ट्रोपोस्फीयर तक पहुंच गया तो ये पोल्यूटेंट का काम करेगा, पोल्यूटेंट का काम करेगा, ये फॉग बना लेगा, स्मॉग बना लेगा, तो ये ट्रोपोस्फीयर में बहुत ही ज्यादा हार्म हो जाएगा, पोल्यूटेंट का काम करेगा। अब देखिए ओजोन डिप्लेटिंग, डिप्लेशन क्या है ये समझिए। एक मिनट, इसको थोड़ा, इससे पहले वाला लेक्चर में भी बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका था, इसमें भी देख लीजिए। देखिए मान लीजिए कि ये ओजोन का लेयर है, ओजोन का लेयर है, O3 का लेयर, O3 का लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से, यहाँ से कोई गैस जा रहा है, यहाँ से कोई गैस जा रहा है, गैस कौन सा जा रहा है, हेलोजन्स, क्लोरीनेटेड, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऐसा जा रहा है, HFC, ये सब क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है। तो ये जब यहाँ पे जाएगा ना ओजोन के पास स्ट्रेटोस्फीयर में, तो इसको ब्रेक करेगा, इसको क्या करेगा, कट करेगा, इसको ब्रेक करके इसको पतला करेगा, केवल इतना पार्ट में अब ओजोन का लेयर बच गया, ये वाला पार्ट को पूरा पूरा तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। जब इसको ब्रेक कर देगा, ये गैस जब इसको ब्रेक कर देगा, तो जब ऊपर से यूवी रेज आ रहा है, ऊपर से जब यूवी रेज आ रहा है तो इसको पूरा बंद नहीं कर पाएगा, कुछ ना कुछ नीचे चल जाएगा। जब नीचे चल जाएगा तो ये हमको स्किन कैंसर करके देगा, यूवी रेज क्या करेगा, स्किन कैंसर बना के देगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन का जो लेयर है उसको पतला डिप्लेटिंग, मतलब तोड़ना नहीं चाहते, उसको बनाए रखना चाहते हैं। अगर ये चीज सब एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है, जैसे HFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन, तो ये क्या कर रहा है, ODS का काम करता है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस का काम करता है। तो ये ब्रेक कर दे रहा है ओजोन को, ओजोन क्लियर को तोड़ रहा है। इसके लिए हम चला रहे वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली कन्वेंशन। जब ये एक्ट एंड पॉलिसीज वाला लेक्चर पढ़ाएंगे तो उसमें ये सारा चीज कवर हो जाएगा कि क्या क्या है। अभी आप केवल याद रखिए कि वियना कन्वेंशन किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लेशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन, किगाली ओजोन डिप्लेटिंग। अब देखिए CFC, HCFC, ये दोनों ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस है, ये क्या है, ODS है, ODS है। लेकिन HFC, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, HFC, ये याद रखिएगा, ये ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस में, ODS नहीं है। इंपोर्टेंट करके ये याद रखना है, HFC करके आप याद रख लीजिए, ये ODS नहीं है, आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। HFC के बाद अगर किसी में भी क्लोरीन आपको दिखे, क्लोरीन देखे, ब्रोमीन देखे, तो आप ODS में मान के उसको टिक लगा सकते हैं। लेकिन HFC को छोड़ के, HFC क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ODS नहीं है। अब क्लाइमेट चेंज में आइए ग्लोबल वार्मिंग पे। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली होता क्या है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज, ये क्या है ये समझिए। देखिए ग्रीन हाउस गैस बेसिकली क्या है, ये हमारा अर्थ है और ये हो गया सन। सन से क्या हो रहा है, बेसिकली हमारे एटमॉस्फेयर पे सनलाइट आ रहा है, ये जो सनलाइट आ रहा है इसको बोला जाता है शॉर्ट वेव रेडिएशन। इसको क्या बोला जाता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन। उसके बाद क्या होता है, यहां से ये एटमॉस्फेयर में फिर चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है, इसको बोला जाता है लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन और लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब बेसिकली ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या है ये समझिए। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट बेसिकली ऐसा गैसेज है कि ये क्या करेगा, इस लाइट को बाहर निकलने ही नहीं देगा। इस लाइट, मान लीजिए कि यहाँ पे गैस बन गया, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया, गैसेज का फॉर्मेशन हो गया, कौन कौन सा गैस है हम अभी पढ़ लेंगे। अब देखिए ये गैस बन गया, अब ये जो इमिशन हो रहा था, ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन हो रहा था, ये अब क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। अब देखिए
ये गैसेज है। अब देखिए इनकमिंग शॉर्ट वेव रेडिएशन तो आ रहा है, इनकमिंग तो हो रहा है, लेकिन आउटगोइंग जब होगा ना तो इसमें ट्रैप हो जाएगा, इससे बाहर जाने ही नहीं देगा, एटमॉस्फेयर में जाने ही नहीं देगा, ये ट्रोपोस्फेयर में ही रुक जाएगा। तो बेसिकली ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है ये बेसिकली इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड बेसिकली क्या होता है, इंफ्रारेड जब निकलता है ना तो ये जो गैसेज है, गैस मान लीजिए क्लाउड का फॉर्मेशन है, N2O है, CO2 है, ये क्या करता है अपने में ट्रैप कर लेता है इंफ्रारेड को, आने तो देगा, सनलाइट से अगर डायरेक्ट आ रहा है, शॉर्ट वेव रेडिएशन अगर डायरेक्ट आ रहा है तो इसको आने देगा, इसको ब्रेक नहीं करेगा। लेकिन ये जब जाएगा उल्टा, जब वापस जाएगा तो इसको अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, ऊपर जाने ही नहीं देगा, एटमॉस्फेयर में रिलीज ही नहीं देगा, ये ट्रोपोस्फेयर तक ही रह जाएगा, ट्रोपोस्फेयर तक ही रुक जाएगा। जब ये ट्रोपोस्फेयर में रुक जाएगा तो ये बेसिकली क्या होगा, ये हो गया, एक बार लिख दे रहे हैं, ये है लॉन्ग वेव रेडिएशन। लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब देखिए ये अगर यहीं पे रुक जा रहा है, ये रेडिएशन अगर यहाँ पे ट्रैप हो जा रहा है ट्रोपोस्फेयर में, तो ये क्या करेगा, हीट रिलीज, बहुत ज्यादा हीट कर देगा, अर्थ को वार्म कर देगा, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे सराउंडिंग में इसको बहुत ज्यादा वार्म कर देगा, बहुत ज्यादा गर्म कर देगा। इससे क्या होगा, हमारा जो कोई कोई जीव ऐसा है, कोई कोई एनिमल या बर्ड बोल दीजिए ऐसा है कि इतना हीट को वो सरवाइव नहीं कर पाता है, तो उससे क्या होता है, उसका डेड हो जाता है। तो ये ग्रीन हाउस गैस है बेसिकली, बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है किसी किसी रीजन में। जैसे कोई अगर जानवर बहुत ज्यादा हीट रिलीज, हीट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो तो मर ही जाएगा। तो ये कंडीशन बनता है ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, तो यहाँ पे हम आपको नाम लिख के दे दे रहे हैं ग्रीन हाउस गैस में। एक हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, उसके बाद हो गया मीथेन CH4, FG हो गया, H2 हो गया वाटर वेपर। इसके बाद भी बहुत सारा है, तो वो आप इंटरनेट से देख लीजिएगा कि कौन कौन सा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन हाउस गैस है, ये जो इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जो निकल रहा है, आया जो निकल रहा है, इसको एब्जॉर्ब कर दे रहा है, इसको क्या कर रहा है, अब एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करने के बाद इसको री इमिट भी कर दे रहा है एटमॉस्फेयर में। जब एटमॉस्फेयर में री इमिट कर देगा तो ये कितना गर्म हो जाएगा, लेकिन ये आ तो जा रहा है, लेकिन जब फिर वापस जाएगा तो फिर ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। जी ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, फिर इसको री इमिट करेगा। यही चीज यहाँ पे लिखा गया, देखिए एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन एंड री इमिट इंफ्रारेड रेडिएशन, ये है ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस में जो मेजर जो गैसेज है वो है, सबसे पहला है CO2। देखिए CO2 पोल्यूटेंट नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस है, ये एटमॉस्फेयर को गर्म करने में मदद करेगा, एटमॉस्फेयर को हीट करेगा, हीट अप करेगा, लेकिन ये पोल्यूटेंट नहीं है। जैसे नर्वस सिस्टम को डायरेक्ट डैमेज नहीं करेगा, ये पोल्यूटेंट नहीं है, ये याद रखिएगा। अब देखिए ये एंथ्रोपोजेनिक द्वारा जो रिलीज होगा तो CO2 का एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, तो CO2 अगर एटमॉस्फेयर में चला गया तो ये ग्रीन हाउस गैस का काम करेगा। उसके बाद ये जब ये ग्रीन हाउस गैस होगा तो ये हीटअप होगा, ये क्या होगा, हीटअप होगा। हीटअप होने से ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है इसको वार्म करेगा, तो इसी वार्म को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग। अब देखिए नेचुरली भी क्या होता है, CO2 रिलीज होता है, बहुत बहुत तरीके से CO2 रिलीज होता है। कार्बन साइकिल में पढ़िएगा तो आप इससे पहला वाला लेक्चर देखिएगा, सेकंड या थर्ड लेक्चर होगा, तो उसमें कार्बन साइकिल में बताया था कि कैसे CO2 रिलीज होता है। अब देखिए सोर्स तो हो गया कि ऑर्गेनिक हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, और इससे पहला वाला लेक्चर देखिएगा, एक दो लेक्चर, तो उसमें पता चल जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग मेजर कॉजेज है, थ्रेट है, पॉल्यूटेंट नहीं है, ये याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग है। सेकेंड है मीथेन CH4। मीथेन, यहाँ पे देखिए मीथेन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, तो एग्रीकल्चर से, एलाइड सेक्टर से, राइस फील्ड से, इंडस्ट्री से, यहाँ से रिलीज होता है। अब CH4 है, ये क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, CH4 जो है, CH4 जो है ये पॉल्यूशन भी है, पॉल्यूटेंट भी है, पॉल्यूटेंट भी है। CH4 ग्रीन हाउस गैस भी है और पॉल्यूटेंट भी है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे गलत लिखा है, CH4 इज ऑल्सो पॉल्यूटेंट। अब देखिए CH4 का जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो है वेटलैंड। वेटलैंड से क्या होता है, मीथेन रिलीज होता है, नेचुरल गैस से भी मीथेन रिलीज होता है, शेल गैस से रिलीज होता है। पार्मा फॉरेस्ट क्या होता है, अब देखिए ये होता है पर्मा फॉरेस्ट, एक है ये, जो आप इनसाइड अर्थ जाइएगा तो रॉक्स, रॉक्स या आइस, इसमें क्या होता है, कोई कोई चीज क्या होता है, फ्रोजन होता है, यानी कि बर्फ बन जाता है। जब ये 0 डिग्री से नीचे
पहुंच जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे 2 या उससे ज्यादा साल तक उसमें रह जाता है तो उसको बोला जाता है पर्मा फॉरेस्ट। तो उससे भी मीथेन का रिलीज होता है, वो भी तो ऑर्गेनिक ही है। ऑर्गेनिक जब फ्रोजन हो जाता है, बर्फ बन जाता है, तो वहां से भी मीथेन रिलीज होता है। एक होता है जुगाली। जब आप देखते होंगे कि जानवर काऊ जो है वो जुगाली करता है, जितना भी जानवर है जो जुगाली करने वाला जानवर है वो मीथेन रिलीज करता है। एग्रीकल्चरल सेक्टर से मीथेन रिलीज होता है, जैसे राइस का फील्ड हो गया, राइस कल्टीवेशन हो गया, तो वहां से क्या होता है, मीथेन रिलीज होता है। अब देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड से भी क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस होता है, वो एक ग्लोबल वार्मिंग बनाएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये पॉल्यूटेंट भी है, बोथ ग्रीन हाउस गैस एंड पॉल्यूटेंट, ये याद रखिएगा। अब देखिए नेचुरल रिसोर्सेज जो इसका है वो है बैक्टीरिया से हो रहा है, सॉइल से हो रहा है, ओशियन से हो रहा है, फाइटोप्लैंक्टन भी रिलीज कर रहा है, ये हो गया नेचुरली। मैन मेड की बात कीजिए करें तो यूरिन से हो गया, डिकम्पोजिशन से हो गया, मैरीन से, फ्यूल से हो गया, ऑटोमोबाइल से हो गया, इंडस्ट्री से हो गया, फैक्ट्री से NO2 क्या होता है, रिलीज होता है, फॉसिल से क्या होता है, रिलीज होता है। अब देखिए एक है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन को समझिए। ब्लैक कार्बन बेसिकली जो पार्टिकुलेट मैटर होता है, एरोसोल, एस, डस्ट या एस, ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है ब्लैक कार्बन। ये भी क्या करता है, ये बेसिकली राख होता है। ये भी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये क्या होता है CO2 से जाके मिक्सअप हो जाता है। तो ये जब CO2 से मिक्सअप हो जाता है ब्लैक कार्बन, तो ये हेवी रोल प्ले करता है एटमॉस्फेयर को गर्म करने में, थोड़ा भी रिलीज होने नहीं देता है, पूरा जो IR है उसको बंद कर देता है। देखिए पार्टिकुलेट मैटर हो गया एरोसोल, इसको बोला जाता है सूट। ये जो प्रोड्यूस होता है ये इनकम्प्लीट बर्निंग होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से रिलीज होता है। देखिए इसका जो लाइफ टाइम है बहुत ही कम है, फ्यू डेज या वीक्स बोल सकते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग का तो कंट्रीब्यूट करता है लेकिन बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इसका जो लाइफ टाइम है बहुत ही कम है। इम्पैक्ट जो है ये बहुत डालता है। इम्पैक्ट देखिए हमारे नर्वस सिस्टम पे भी इम्पैक्ट डालता है, ग्लेशियर वाला रीजन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, हीट को एब्जॉर्ब करने में भी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। अब देखिए यहाँ पे है ग्रीन हाउस गैस और एक है GWP। इसका फुल फॉर्म है ग्लोबल वार्मिंग पोल्यूटेंट, सॉरी पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो कौन सा गैस का कितना पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग में, ये देखिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखिए। तो सबसे ज्यादा जो पोटेंशियल है ग्लोबल वार्मिंग में ये है HF6 का, सबसे ज्यादा हीटअप करेगा, सबसे ज्यादा हीटअप करेगा, ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा गर्म करेगा। PFC, HFC, N2O, CH4 और CO2, इसको आप सीक्वेंस में लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, HF6 जो है ये सबसे ज्यादा, उसके बाद PF6, उसके बाद HFC, उसके बाद N2O, उसके बाद CH4 मीथेन, उसके बाद CO2। ये क्या ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। उसके बाद आप जाइएगा लाइफ साइकिल, लाइफ टाइम की बात करें तो CO2 का लाइफ टाइम है लगभग 100 ईयर, मीथेन का लगभग 12 ईयर, N2O का लगभग 120, फिर HFC इस समय जाइएगा तो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा PF6 का है। तो PFC जो है, PFC ये सबसे ज्यादा लाइफ टाइम है। मीथेन का यहाँ पे सबसे कम है। वाटर वेपर भी है, वाटर वेपर का उससे भी कम होगा लाइफ टाइम। तो सबसे कम क्या हो गया, वाटर वेपर, उससे ज्यादा होगा मीथेन, फिर उससे आगे जाइएगा तो CO2। तो ये आप लिख लीजिएगा, 4-5 बार आप इसको रट लीजिएगा, आ सकता है। अब देखिए एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन, देखिए एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन में राइस फील्ड ये बहुत ज्यादा जो पॉल्यूशन का काम करता है। अब हम देखिए ग्रीन हाउस गैस खत्म हो गया, ये आ गया पॉल्यूशन पे, एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन हेडिंग डाल लीजिए। एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन में सबसे ज्यादा मेजर रोल जो है वो CH4 है। CH4 हम अभी देखिए ये ग्रीन हाउस गैस भी है, CO2 ये ग्रीन हाउस गैस भी है, नॉक्स जो है ये एसिड रेन का काम करता है, एसिड रेन। ये चीज सब क्या होता है, बहुत ज्यादा रिलीज होता है राइस का एग्रीकल्चर से। अब देखिए CH4 है, ये बहुत ज्यादा रिलीज होता है मीथेन। उसके बाद आप अगर पोल्ट्री की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की, जुगाली, रेमिडेशन जो बोले थे, रेमिडेशन, वहां ये होता है जुगाली। जुगाली करने वाला जानवर क्या करता है, मीथेन रिलीज करता है।
नॉक्स रिलीज करता है, CO2 रिलीज करता है, इसके डंग से भी CO2 रिलीज होगा, नॉक्स रिलीज होगा, पोट्री से भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड रिलीज होता है। तो ये सब याद रखिए। देखिए सॉइल का पॉल्यूशन कैसे होगा, जब सॉइल में न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाए, न्यूट्रिएंट का कमी हो जाए, जो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये अगर बहुत कम हो जाए तो उसको तब बोलेंगे कि ये सॉइल का पॉल्यूशन हो रहा है। जब पॉल्यूशन होगा तो सॉइल में जो फर्टिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगा, उर्वरता जो है वो कम हो जाएगा, सेलिनेशन इसमें ज्यादा आ जाएगा, सेलिनेशन बहुत ज्यादा होगा, एसिड का कंसेंट्रेशन हाई हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा निगेटिव इंपैक्ट देने लगेगा।